मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। अगर मार्गदर्शक सही मिल जाए तो विरोधियों के खिलाफ जीत निश्चित है। महाभारत में भी पांडवों का मार्गदर्शन कृष्ण बने तो कौरवों की सेना को धूल चढ़ा दी। लेकिन सियासत में मार्गदर्शक कभी कभी विरोधियों के लिए कृष्ण साबित हो जाते हैं, जैसे लाल कृष्ण, जो एक बयान से नरेंद्र मोदी पर लाल नजर आ रहे हैं तो उस बयान ने विरोधियों के लिए सियासी मार्ग आसान कर दिया है। खासतौर पर बिहार में, जहां नरेंद्र मोदी से मुकाबला के लिए लालू नीतीश एकजुट हुए, लेकिन फिर भी मोदी से मुकाबले को कोई मजबूत सियासी शस्त्र की खोज में थे। ये खोज पूरी हुई लाल कृष्ण के उस बयान के साथ जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। तो सवाल है कि बीजेपी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी क्या बिहार में विरोधियों के लिए कृष्ण साबित होंगे? इसी पर आज बड़ी बहस। पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी। एक अखबार को आडवाणी ने इंटरव्यू में इमरजेंसी की आशंका क्या जाहिर की। बिहार में विरोधियों को मानो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जीत का आश्वासन मिल गया। देखिए रिपोर्ट। किसी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ऐसा फिर नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहीं है, लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जा सकती। मौजूदा व्यवस्था से मैं आश्वस्त नहीं हूं। नेतृत्व से भी कोई उत्कृष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर आडवाणी ने शंका क्या जाहिर की, मानो बिहार की सियासत में बीजेपी के विरोधियों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सियासी ब्रह्मास्त्र मिल गया, जिसका इस्तेमाल करते हुए नीतीश बीजेपी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि पहले हम समझते थे कि अब इमरजेंसी लगाना संभव नहीं है, लेकिन अब ऐसा हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि नहीं ही लगेगा, लग भी सकता है। मतलब उन्होंने साफ साफ केंद्र में बैठे हुक्मरानों के बारे में जो अपनी राय है वो प्रकट कर दिया। जब उस पार्टी के सर्वोच्च नेता और पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी। कि अब वो नर्वस हो गए हैं और घबराहट में है, परेशानी में है, पूरे तौर पर घबराहट में। आपस में बैठ करके एक नेता तो तय करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जुमला पार्टी के अध्यक्ष आने वाले हैं 2-3 दिन के बाद। ये बिहार का कुछ कल्याण करने नहीं आए हैं, न विशेष राज्य का दर्जा देने आए हैं, न विशेष सहायता देने आए हैं, न विशेष ध्यान देने आए हैं, योग करने आए हैं। साफ है, बिहार की सियासत में आडवाणी का बयान बीजेपी के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। वो भी तब जब सीएम उम्मीदवार के चेहरे को लेकर बीजेपी उलझी हो और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ही जीत का दम भर रही हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आडवाणी के सवाल ने विरोधियों को नरेंद्र मोदी का सामना करने के सवाल का जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल है कि क्या आडवाणी का ये बयान नीतीश कुमार के लिए, लालू नीतीश के लिए एक ऐसा वरदान साबित होगा जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जीत दिला सके? क्योंकि उस चेहरे पर सवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ही उठाया है, जिस चेहरे पर पूरी पार्टी भरोसा करती है और जिस चेहरे के बूते बिहार में जीत का झंडा गाड़ने की कोशिश की जा रही है, पर दावा किया जा रहा है। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं, 2 और मेहमान जुड़ेंगे, हम उनके पास ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले नवल किशोर जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, और दिलीप जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। नवल जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि जब पार्टी के मार्गदर्शक को ही पार्टी के नेतृत्व पर और सबसे बड़े चेहरे पर भरोसा नहीं है तो जनता कैसे यकीन करे? नहीं, देखिए एक बात सुमित जी, आडवाणी जी ने जो बातें कही है वो व्यक्ति पर नहीं, संस्थागत चीजों पर बातें कही हैं। और उनका कहने का कतई ये मकसद नहीं था कि किसी को वो घेर रहे थे। उनका कहने का मकसद था कि जो परिस्थिति है, जो आज देश में परिस्थिति बन गया है, जो तमाम लोग जो इस देश में इमरजेंसी इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के साथ जो विरोध करने वाली पार्टियां, जितने देश में संस्थागत समाजवादी धारा के लोग
जो इमरजेंसी के मूलतः खिलाफ थे और जयप्रकाश आंदोलन के पैदा होने वाले लोग, वो सब आज इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल करने वाले पार्टी के गोद में खेलने लगे हैं। और जो जिस तरह के आज उनके साथ नेतृत्व है, तो फिर यह नहीं समझा जाए कि अगर ऐसे लोग जब एकत्रित हो जाएंगे जो इसका विरोध करने वाले लोग थे, तो इमरजेंसी नहीं लग सकता। उन्हें हमारा लगता है कहने का मकसद उनका यही था। ठीक है, चलिए मैं इसी और जो नीतीश जी गरज रहे हैं, जो नीतीश जी बोल रहे थे, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। उनको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है। वो कभी कभी आदमी पैर उठा के भी लंबा होना चाहता है। ये जब चीफ मिनिस्टर 2 बार जब दोबारा ले लिए, तो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के पैरेलल बुझने लगे थे। कभी कभी होता है आदमी को। ठीक है, मैं उसमें आता हूं, उनका ईगो प्रॉब्लम, वो जो अभी हकड़ रहे हैं, मैं उसमें एक वो सवाल कह रहे हैं कि मार्गदर्शक जी कह रहे हैं ये जॉर्ज फर्नांडिस जी को क्या कर दिए। इसलिए पहले अपना उसमें एक सवाल ऐड करता हूं सर। आपने जो कहा कि मतलब ये निकाला गया, गलत निकाला गया। ठीक है, आपके कहने का मतलब इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लेकिन दूसरी पार्टियां, मुझे बताइए सर, इमरजेंसी लगाने का अधिकार विपक्ष को तो नहीं है? तो उन्होंने अभी थोड़े कहा है कि अभी कल इमरजेंसी लग रहा है, ऐसा कुछ कहा है क्या? इमरजेंसी लगने की आशंका जताई है, तो इमरजेंसी क्या कहा जाए? जो विश्लेषण जो अभी 4 साल है सर आपकी सरकार के, विपक्ष अभी कहीं नहीं है, इमरजेंसी सिर्फ पावर प्रधानमंत्री के पास है। अब आप मुझे बताइए कि सवाल किस पर है? और सिर्फ इमरजेंसी को लेकर ही उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व को लेकर कोई उत्कृष्ट संकेत मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने शुरुआत ही रिपोर्ट की उस कोट के साथ किया, क्योंकि अखबार का दिया इंटरव्यू है, बयान नहीं है। एक एक लाइन मैंने आपको सुनाया, आप चाहें तो हम फिर से सुना सकते हैं। नहीं, नेतृत्व देखिए, संस्थागत वो एक नेतृत्व को, किसी के पार्टी के नेतृत्व को नहीं, जो वो भारत के आगे भारत के संविधान को भी कोड किया है, जो वो संवैधानिक प्रश्नों को उन्होंने उठाया है, किसी के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि जो संस्थागत और जो देश में ये जो अभी हलचल चले हुए हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, जो इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने वाले लोग, और मुझे बताइए सर, इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने वाले लोग एक ही प्रधानमंत्री ही पावर इस्तेमाल कर सकते हैं सर? संविधान में तो यही लिखा है। मुझे तो नहीं पता है कि विपक्ष भी कर सकता है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि आज इमरजेंसी लगाया जा रहा। उन्होंने संस्थागत चीजों पर, मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है सर। आप चाहें तो मैं अगर फिर से भारत के संविधान मौजूदा हालात नहीं, मौजूदा हालात भारत के संविधान से किया जाए, ताकि शुरुआती हिस्सा वो चल सके। दोबारा मैं आपको सुनवाता हूं सर, मेरे ख्याल से एक एक लाइन फिर से सुनिए। ये ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ऐसा फिर नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहीं है, लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जा सकती। मौजूदा व्यवस्था से मैं आश्वस्त नहीं हूं, नेतृत्व से भी कोई उत्कृष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। ठीक है सर, अब मौजूदा व्यवस्था से वो आश्वस्त नहीं है। मौजूदा व्यवस्था का मतलब सरकार नहीं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस मौजूदा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको छोटे दायरा में क्यों देख? नहीं, मैं बड़े दायरे में देख रहा हूं सर जी, वो बड़ी बात कर रहे हैं, विश्लेषण का सवाल है। नेतृत्व को लेकर कोई उत्कृष्ट संकेत उन्हें नहीं मिल रहे हैं। जो देख रहे हैं अभी तक उनको लग रहा है कि उत्कृष्ट संकेत नहीं। जो पूरा जो संवैधानिक व्यवस्था है, पक्ष विपक्ष सब में, जो इमरजेंसी पावर के खिलाफ, नहीं मुझे सर बताइए कि नेतृत्व कौन कर रहा है? जो लोग इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी आज इमरजेंसी लागू करने वाले के साथ नहीं, बाकी सारे लोग ही हो गए एक साथ, उस पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप इसको उलट दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं उलट रहा हूं सर। और देखिए, उन्होंने एक लाइन कहा कि नेतृत्व को लेकर कोई उत्कृष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। सुमित जी 20 से 4 लाइन उठा लेने से आदमी का संदर्भ और पूरा उसको देखेंगे तो उनका कहने का मतलब और मकसद यही है कि जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ करने वाले लोग थे, वही इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग तो आपकी नजर में अब है ही नहीं। इमरजेंसी से चले गए हैं। नहीं, क्या कांग्रेस को आप मानते हैं ताकत? आप मानते ही नहीं। मानने ताकत क्या, कांग्रेस पार्टी है ना, कल तक उन्हीं की सरकार थी। 13 महीना पहले आपकी सरकार आज है, कांग्रेस इमरजेंसी लगा देगी? नहीं, कांग्रेस के पास अधिकार कैसे आ जाएगा संविधान? उन्होंने आज की वो संस्थागत संस्थाओं पर विश्लेषण किया है, लोकतंत्र पर विश्लेषण किया। उन्होंने किसी व्यक्ति पर बारे में कहा ही नहीं। मतलब आडवाणी जी ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार आएगी,
आपकी सरकार जाएगी और नहीं, वो नहीं, कांग्रेस की नहीं, सरकार नहीं, इमरजेंसी नहीं, लगा इसको- देगी। इसको देखिए सुमित जी, अब तो अपना अपना नजर है, उसको घेर के बाएं दाएं लाया जा सकता है। कदापि बताइए उस सर, विश्लेषण का मतलब यह नहीं, इस विश्लेषण का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन्हीं के गोद में इमरजेंसी के खिलाफ करने वाले सारे लोग चले गए हैं। और जो इमरजेंसी हालात लगने हैं, की आशंका तो क्यों है उनमें? अगर कल कोई बात बनती है, बिगड़ती है, तो ये देश कहां जाएगा? क्या बात बिगड़ती है, इसे समझाइए सर। इमरजेंसी लगने की आशंका उन्होंने जाहिर की, मुझे बताइए सर। संविधान में पावर, उन्होंने भविष्य की बात की, वर्तमान में यानी नहीं कि कुछ कहा भविष्य है। में कांग्रेस की सरकार आएगी, कहा? यानी भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी सर देखिए, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर बात किया, कांग्रेस और सर बिना बीजेपी पर सरकार नहीं आए कहा है ना। कैसे, बिना सरकार आए कांग्रेस कैसे, या प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा तभी तो इमरजेंसी लगा सकता है। पावर ये बात प्रधानमंत्री वो के नहीं पास है। ये बात वो नहीं जानते हैं क्या? वो तो जानते ही हैं। तो इसका मतलब आगे कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं नहीं, सरकार आएगी। ये मान लिया उन्होंने। सुमी जी, सरकारें आती जाती हैं, वो संविधान का जो विश्लेषण है, वो सरकार आने जाने से कोई बनता बिगड़ता नहीं है, वो अपने जगह पर रहता है। संविधान के खिलाफ ही सरकार चलिए, मैं घूमती है। दिलीप जी आपके पास आता हूं। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि आपकी तरफ इशारा था जो नवल जी कह रहे हैं? आपको क्या समझ में आया आडवाणी जी के बयान का मतलब? आपकी तरफ इशारा था। आडवाणी जी बहुत अनुभवी और बहुत पुराने नेता हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स है कि वर्तमान सरकार जिस तरीके का काम कर रही है वो इमरजेंसी लगाने जैसा ही काम कर रही है, और जो उनको समझ में आया कि हो सकता है कि उसी की दिशा में ये बढ़ रहे हैं। जैसा काम इंदिरा गांधी ने किया था, जैसा नहीं, काम इंदिरा सरकार ने जी, किया स्वर्गीय इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो आपने 80 में उनके भाषणों को देखा होगा। उन्होंने वो कहा था, गलती थी, वो तो बात में मानी गई उन्होंने कांग्रेस की तरफ अब से। स्वयं भी कहा था हाँ। कि इमरजेंसी एक कड़वी दवा थी, उसमें कुछ गलतियां हुई, क्योंकि जो देश की स्थिति पर दोबारा आडवाणी जी आशंका जाहिर क्यों कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र उस समय जो कमजोर बताया गया, लोकतंत्र की कमजोरी, खामियां, अब वो तो खामियां दूर हो गई हैं, मीडिया सशक्त है, तमाम पार्टियां सशक्त हैं, तो फिर इस आशंका का मतलब क्या? या फिर नरेंद्र मोदी को वो मान रहे हैं कि एक ऐसे शासक के तौर पर वो बनते जा रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में तानाशाह का रूप ले ले? क्या ये इशारा था? तो इशारा तो स्पष्ट है उनका कि ना उत्कृष्ट कोई लीडरशिप उनको नजर आ रहा है और इमरजेंसी की ओर अग्रसर हो रही है। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका मानना है, वो बोल रहे हैं तो कुछ अनुभव से ही बोलते होंगे, वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं। नहीं तो इस अनुभव में कांग्रेस से खुद को कहाँ मान रही है? नहीं, कांग्रेस तो आपको मैंने कहा ना सुमित जी, जो जिस तरीके का शासन तंत्र आज केंद्र में काम कर रहा है वो इमरजेंसी ही समझिए, अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी है। नवल बाबू, नहीं, दिलीप चौधरी जी तो जानते हैं, उसी पार्टी के हैं जो इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं। इन्हीं के पार्टी ने इमरजेंसी लगाया था, लोगों को नजरबंद किया था, लोगों को जेल में बंद किया था, यातना दिया था। उसी यातना के गर्व से पैदा हैं जो लोग आज उस इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने वाले पार्टी को मददगार के रूप में खड़ा है। आडवाणी जी के बात को नरेंद्र मोदी जी से जोड़ के नहीं देखा जाए। भारतीय संविधान और जो भारत में नेतृत्व जो कौन कर रहा है, मुझे बताइए सर। आदमी का जो वर्तमान में किसका नेतृत्व आदमी है? का जो गिरावट हुआ है कि जिसके खिलाफ हम लड़के, जिन विचारों के खिलाफ लड़के हम स्थापित हुए माफ कीजिएगा, थे, टोक रहा उसी के हूं। साथ हम घूमने लगे हैं। उसी नेतृत्व के कौन कर रहा है सर? वो नेतृत्व अब बोल कौन रहा है ना, हम तो नहीं बोला है। आप क्या बोलिएगा? आप तो लगा नहीं। उनके दल के जो सर्वोच्च नेता हैं, हाँ। वो अपना वक्तव्य नेतृत्व कौन कर रहा है सर? नेतृत्व पर सवाल है तो नेतृत्व कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उसको और आगे पीछे बढ़ा के देखिए, वो अनुभवी नहीं है, अनुभवी फंसा लोग हुआ है, हैं कैसे और ये नागपुर के तरफ इशारा करना चाहते हैं। कैसे छोड़िए सर, और एक बढ़ा बयान है। घटा के देखिए ना, संदर्भ पता चल अब जाएगा। सर टेप थोड़ी है कि इधर उधर रिवाइंड करें या फॉरवर्ड करें। मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी को भी जोड़ना चाहूंगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपको क्या समझ में आया सर इस बयान का मतलब? संकेत बहुत स्पष्ट है। कारण उनके दो हैं मुख्यतः, लेकिन संकेत सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन
और उनके नेतृत्व वाली सरकार की तरफ है, वह दो कारणों से ऐसा कह रहे हैं। एक उनका व्यक्तिगत कारण है और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है नेतृत्व का या सरकार का, और या फिर इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स का समेकित रूप से देखने से ऐसा लगता है कि इसके तत्व हैं और संभावनाएं हैं। और देखिए, पहले मैं ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की बात करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस संदर्भ में आए तो समझिए वो एक कोलैप्स था गवर्नेंस का, पॉलिसी पैरालिसिस थी, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर थी, और वो आए, बेरोजगारी और महंगाई सारे संदर्भ था और लोगों की आशाएं उन्होंने जगाई। ऐसा उन्होंने वादा किया कि वो भारत के युवकों को विशेष रूप से और भारतीयों को एक बेहतर भारत देंगे। कतिपय कारणों से वैसा तत्काल होता दिखता नहीं है, तो डिसइल्यूजनमेंट है, एक तरह का मोह भंग है। ऐसी स्थिति में विरोध भी होना शुरू हो गया। स्वाभाविक रूप से सत्ता पर पकड़ रखने के लिए इस बात की संभावना हो सकती है, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत कारण भी है। आप जानते हैं कि वह एक बड़े नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी जगह थी और कई कारणों से उनको नेतृत्व नहीं मिला, तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। पहले भी उनके कई ऐसे बयान हैं जिससे बीजेपी अपना पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल कर रहे हैं। लेकिन मैं पहला जो कारण मैंने बताया है उस कारण को नकारता ही नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे इलेक्शन हैं और कि इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न फिर हो, और इसको आप एक बार और मैं कहना चाहता हूं, देखिए इमरजेंसी सत्ता में जो भी होगा वही लगाएगा। ओपोजिशन वाले इमरजेंसी नहीं लगाते। और सत्ता में अगले 4 वर्ष तक माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जिस तरह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस उन्होंने किया, व्यक्तिवादी मॉडल, लेकिन नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार वही मॉडल प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए बहुत स्पष्ट है। और कांग्रेस की डायनेस्टिक रूल तो जग जाहिर है और उसने तो इमरजेंसी लाई है। तो स्वाभाविक रूप से जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस्ट है, उसको ऐसा लगता है कि इतिहास तो है कहीं न कहीं। लेकिन दूसरे कारण को जो आपने गिनाया है, मैं नवल जी उस पर भी आता हूं आपसे, क्या ये एक महत्वाकांक्षा एक वजह भी हो सकती है, क्योंकि आडवाणी जी के कई ऐसे बयान हैं जिससे बीजेपी को कई बार फजीहत झेलनी पड़ी है, और नरेंद्र मोदी को लेकर जग जाहिर है जब उन्हें जब प्रचार अभियान का अध्यक्ष बनाया गया था 2013 में, उस समय भी आडवाणी जी की नाराजगी सामने आई थी। जब पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया उस समय भी नाराजगी सामने आई थी। यहाँ तक कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आडवाणी जी के आवास का घेराव करने लगे थे कि आडवाणी जी क्यों नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। तो क्या ये चीजें हैं कि आपने मार्गदर्शक तो उन्हें बना दिया, लेकिन मार्गदर्शक के बजाय उन्हें एक तरह से मूक दर्शक बनाकर छोड़ दिया कि सिर्फ वो देखते रहें? शायद ये दर्द उनका छलक आया है। नहीं, देखिए सुमित जी, ऐसा है, आडवाणी जी बड़े लोग हैं, विराट लोग हैं, और भारत के गिने चुने लोगों में एक नेता है। उनको कोई बनाता और बिगाड़ता नहीं है, उनकी ज़रूरत देश को है, और जो वो समझते हैं पार्टी को नहीं है जरूरत। पार्टी तो उनसे ले ही रही है, उनकी क्या ले रही है सर? मुझे बताइए सर, अब तक कितने ऐसे फैसले जिसमें उनका मार्गदर्शन हुआ? समझते हैं कि आडवाणी जी कभी भी ऐसा नहीं कोई बयान देते हैं, और न कोई हम लोग शब्दों का विवेचना अपने तरह से कर लें, लेकिन उनके निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल तो बीजेपी के कई नेताओं ने भी उठाए थे, आपको भी याद होगा सर, और उनके आवास का घेराव तक किया गया था। वो पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, तो थोड़ा मोड़ा वर्कर इधर उधर चल गया तो उसको वो भी एक वजह है। और इमरजेंसी जैसे सिचुएशन को बताना या आशंका जाहिर करना, नरेंद्र मोदी पर अगर सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो अगर मार्गदर्शक आप मानते हैं तो क्या क्यों नहीं इसे एक मार्गदर्शक के रूप में आप लेते हैं कि हाँ कुछ कह रहे हैं तो उन्हें गंभीरता से लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं? क्यों नहीं इसे एक खामी के तौर पर भी मान सकते हैं आप? उनके हर कदम को
भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है, गंभीरता से, और गंभीर व्यक्ति है, गंभीरता चलिए से ठीक है, एक छोटा सा समझती ब्रेक है। लेते हैं हम, एक छोटा सा आप ब्रेक इसमें लेते हैं कहीं कोई सर, संदेह मजबूरी नहीं है। है। ब्रेक के उस पार चर्चा इस बात की भी होगी कि अगर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी पर लाल हैं, तो क्या ये नीतीश के कृष्ण भी साबित होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार आज खूब बरसे इस बयान के बहाने बीजेपी पर। पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी? पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी? सवाल नरेंद्र मोदी पर, लेकिन जो मार्गदर्शक बीजेपी के हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वो इस बयान के सहारे अब बिहार में विरोधियों के मार्गदर्शक नजर आने लगे हैं, या फिर विरोधियों का मार्ग इस बयान के जरिए खुलने लगा है। नवल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले सर मैं आपके पास आऊं, मैं प्रोफेसर साहब, ये कृष्ण जो महाभारत में मार्गदर्शक की भूमिका निभाया था पांडवों के लिए, यहाँ उल्टा आप देख पा रहे हैं, मार्गदर्शक बीजेपी के हैं, लेकिन इस बयान के जरिए बिहार में विरोधियों के मार्गदर्शक बन चुके हैं आडवाणी, और एक ऐसा हथियार विरोधियों के पास मिल गया है जो उस चेहरे पर वार करने के लिए सटीक है जिस चेहरे के बूते बीजेपी बिहार में जीत का झंडा गाड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो मेरी राय में यह बहुत स्पष्ट है कि परोक्ष रूप से ही, मैं तो कहूँगा ये परोक्ष नहीं है, सीधे नरेंद्र मोदी पर आक्षेप नहीं, आक्रमण है माननीय लाल कृष्ण आडवाणी का। स्वाभाविक रूप से आज की तिथि में नीतीश जी आडवाणी को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। व्यक्तिगत बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि कोई व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक शत्रु मानते हैं। तो अगर आडवाणी साहब आलोचना करते हैं जो मेरी नज़र में कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसके कारण है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उसमें हूँ, जो मानता हूँ कि ऐसे तत्व हैं इनके मोदी के शासन और प्रशासन में जिससे आभास आता है कि ये अधिनायकवाद की तरफ बात जा रही है और संभव इमरजेंसी हो, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी उनके प्रशंसक बन जाएंगे। मुझे एक दिन और हैरानी हुई थी, ये एकमात्र मार्गदर्शक माननीय नीतीश कुमार के नहीं है, एक और व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा बरसों से होती रही, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो जनसंघ के फाउंडर थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और कश्मीर के जेल में उनकी, और वो आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता थे। पिछले दिनों नीतीश जी को देखा बोलते हुए किसी विषय पर, कश्मीर में जिस तरह की समझौता हुआ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा रो रही होगी, तो कई बार आपको ये उल्टा पुल्टा लगेगा। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शक हो सकते हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी तो स्वाभाविक रूप से आज तब जब एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जो तो मुफीद ये साबित हो अवसरवादिता रहा है। के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या आज हम उस स्थिति में हैं, और आज जो शासन है और जो नेतृत्व है देश का, क्या उसमें वास्तव में अधिनायकवाद के तत्व हैं या संभावना है? ठीक है, मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर आता हूं सर। मैं नवल जी को जोड़ना चाहूंगा। नवल जी, नीतीश जी के लिए एक मुफीद स्थिति बन गई है सर, नीतीश जी के लिए एक ऐसी मुफीद स्थिति बन गई है, ये बयान एक ऐसा मानो हथियार, सियासी हथियार मिल गया है जिससे वो सीधे नरेंद्र मोदी पर टारगेट कर रहे हैं। आज एक बार नहीं, 4 बार उन्होंने इस बयान का हवाला देकर निशाना साधा अलग अलग मौकों पर। देखिए, चूंकि मैं लेट से जुड़ा हूं, इसलिए थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। सबसे पहले चौधरी साहब को पता नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और आडवाणी जी के प्रसंग में नीतीश कुमार की अवसरवादिता कहां से दिख गई, यह मेरी समझ से परे है, और शायद बिहार की जनता की समझ से भी परे होगा। इसलिए
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख उन्होंने तब किया था जब सत्ता लोभ में केवल एक उप मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके कश्मीर में उस अलगाववादी पार्टी के साथ सरकार बना ली जिसकी अलगाववादी मूल्यों में आस्था है और आप कह सकते हैं कि जिसे आतंकवादियों का भी समर्थन प्राप्त है। तो देश का कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा रो रही होगी, इसमें आपको अवसरवाद कहां से दिखाई दे रहा है? खैर, मैं उनकी बातों पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा ये उनका वक्तव्य नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का वक्तव्य है कि देश में अधिनायकवाद की बू आ रही है। उस आडवाणी जी का यह स्टेटमेंट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाया है। और वह वृद्ध व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की नीतियों का और सरकार का जिस तरह से संचालन किया जा रहा है उसको देखते हुए आडवाणी जी जैसे मंजे हुए नेता को यह समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि आज देश किस रास्ते पर जा रहा है। मसलन मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। अधिनायकवाद का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि केंद्र में जो व्यक्ति बैठा होता है वह किसी की आलोचना बर्दाश्त नहीं करता है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हाल में आया, आईआईटी मद्रास में अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल के दलित छात्रों ने जब सरकारी नीतियों की मुखालफत की उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली में प्रेस जर्नल के दफ्तर में जाकर उनके निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और बहुजन पत्रिका की सारी प्रतियां जब्त कर ली। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। रोमिला थापर की किताबों को देश में जलाया जा रहा है, बिपिन चंद्रा को गाली दी जा रही है, युवा अनंत मूर्ति को धकियाया जा रहा है, अमर्त्य सेन की बेटी की न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया में डाली जा रही हैं। और इसके पीछे एकमात्र कारण है कि जो व्यक्ति हमसे असहमत होगा या तो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी या उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो आडवाणी जी को अगर यह खतरा महसूस हो रहा है तो इसमें कहां कोई परेशानी है? ये आपके लिए मैं आता हूं, ये आपके लिए बेहतर स्थिति है ये बयान, और इस बयान के जरिए आप बिहार की सियासत में, बिहार के चुनाव में आप चाहेंगे कि एक फायदा, सियासी माइलेज मिले। सुमित जी, सियासी देखिए एक सेकंड थोड़ा सा सियासी माइलेज देखिए, अभी तो एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अभी तो साल भरे हुआ है, 4 साल बचा हुआ है। 4 साल होते होते यह सरकार अपनी नीतियों के चलते इतनी ज्यादा अप्रासंगिक हो जाएगी कि हमारे लिए कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे तो नरेंद्र मोदी अगर चेहरा होंगे तो उनके खिलाफ एक ये बयान बड़ा अस्त्र और चुनावी सभाओं में इस बात का जिक्र होगा, इस बयान का। श्रीमान, जिस पार्टी के मार्गदर्शक खुद बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो भाई बिहार का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? ठीक है सर, मुझे अब इतना बताइए सर, अधिनायकवाद के प्रतीक कभी जेपी ने कांग्रेस को कहा था और उन्हीं के अनुयायी नीतीश और लालू हैं। जी जी बिल्कुल। आज आप कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर ऐतिहासिक गलती की। कांग्रेस ने तुरंत अपनी गलती से सबक लिया और कांग्रेस ने यह जान लिया कि इस देश को निरंकुश तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है। इस देश में वही राज करेगा जिसकी सामाजिक मूल्यों में, सोशल डाइवर्सिटी में आस्था होगी, सेकुलरिज्म में जिसकी आस्था होगी। इसलिए अब कांग्रेस से तो उस गलती के दोहराव की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात है कि उस समय कांग्रेस, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। कश्मीर में अगर पीडीपी के साथ बीजेपी जाती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोते हैं, आप कांग्रेस के साथ जाते हैं जिसे जेपी अधिनायकवाद के प्रतीक मानते हैं, तानाशाह के प्रतीक मानते हैं। आपको क्या जेपी की आत्मा नहीं रोती? मैं जवाब दे रहा था आपको। कांग्रेसवाद, भारत में गैर कांग्रेसवाद का नारा तब बुलंद हुआ था जब कांग्रेस की नीतियों के चलते, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चलते उस जमाने में देश की आम जनता को कई सारी तकलीफें हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस ने अपनी गलतियों का परिमार्जन कर लिया और कांग्रेस की जो वर्तमान नीतियां हैं, कांग्रेस की वर्तमान नीतियां इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस को देश की सामाजिक संस्कृति की बेहतर समझ है और कांग्रेस के हाथों में देश का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। तो आप कांग्रेस के हाथ में बिहार का भी भविष्य दे दीजिए फिर। किसके हाथ में? कांग्रेस के हाथ में। नहीं, कांग्रेस तो हमारी सहयोगी है, इसमें आपको परेशानी कहां दिख रही है? हाथ में दे दीजिए, इसमें आपको परेशानी। मैं नवल बाबू, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के हाथ में ज्यादा सुरक्षित है आज के डेट में, आज की तारीख में। ये वही पार्टी कह रही है जिस पार्टी के समझिए जिस पार्टी के प्रमुख जो हैं वो उनके गुरु जेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़े और जिनकी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई। आज कांग्रेस को मुफीद मानते हैं आपके मुकाबले, और अधिनायकवाद के प्रतीक अब आप हैं। देखिए, ये लोग गाल बजा के ऊंची ऊंची बात करके, आपको मैंने कहा कि
आडवाणी जी ऐसी कोई बात कह ही नहीं सकते हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सर हो, जो ये तो भारतीय जनता तय है, पार्टी- नहीं, मैं आपको बार बार सुनवाने के लिए तैयार हूं। देखिए मैं वो तैयार हूं 4 सर। लाइन का इंटरव्यू नहीं है, वो पूरे संदर्भ को देखें। उन्होंने व्यवस्था पर कहा, उसके लिए सर उनका अखबार कहने है, का लोग पढ़ लिया है उन्होंने। सुमित जी उनका कहने का ये नहीं मानेंगे एकदम इसका बात। मकसद यह था कि मजबूरी है, जो फर्ज है। जयप्रकाश के शिष्यों ने इमरजेंसी के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन लोगों को नजरबंद करके रखा, जिसके आधार पर नीतीश जी यहाँ पेंशन दे रहे हैं जयप्रकाश आंदोलनकारियों को, उसी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को फ्रीडम तो फाइटर कह रहे का हैं कि दर्जा दे रहे गलती उन्होंने हैं। मान ली और और फिर सुधार कर उन्हीं ली। के गोद में जाके ये तमाम लोग एकत्रित हो गए हैं। इस पर आडवाणी जी का, और आडवाणी जी बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, तो उनको आशंका क्यों है कि इमरजेंसी फिर से लगाई जा वो सकती है? भारत के देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी कैसा नेतृत्व सर है, इमरजेंसी और ये लगाने का सारे अधिकार लोग- प्रधानमंत्री को सारे होता है, लोग राहुल गांधी अभी नहीं है। अरे सुमित जी जितने परिवारवादी हैं, सब बड़का बड़का परिवार लेके मैं अवसरवादी, सर- सब कांग्रेस के साथ, उसी के नहीं, साथ ठीक हो है, गया। कांग्रेस इस है पर कहाँ? उन्होंने कहा है कांग्रेस है विलास कहाँ? पासवान जी की पार्टी इमरजेंसी परिवारवादी लगाने का नहीं है, जरा पूछ लिया अधिकार, जाए। इमरजेंसी लगाने का अधिकार तो सारे प्रधानमंत्री परिवारवादी को इन्हीं होता के है, साथ सर। जुड़े हुए हैं। मैं आता हूं दिलीप जी, कांग्रेस को अब गलती का एहसास हो गया है, गलतियां उसने की, ऐतिहासिक गलती की, और अब एहसास हो गया है अधिनायकवाद के कौन प्रति सी का। का? हटा दिया इनको, जो तो JDU नेशनल कर दिया था, एहसास का हो गया। जो नवल बाबू कह रहे हैं, नवल शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने ऐतिहासिक गलती की थी जिसका एहसास मैंने पहले आपको भी हुआ आपको और सुमित सुधार जी आपने कहा किया था है, अब नहीं है वो। आप स्वर्गीय हमारी नेता अब बदल जो गए। इंदिरा गांधी जी थी, उस समय में बोली थी जो कि इमरजेंसी एक कड़वी दवा थी, उसमें कुछ गलतियां हुई। ऐतिहासिक गलती नहीं, ऐतिहासिक कुछ गलतियां हुई थी, नहीं सर, ऐतिहासिक जिसको गलती और हमारे कुछ नेता ने गलतियां में बहुत स्वीकारा फर्क था। है। हम कुछ और चंद गलतियां जनता करते हैं और ऐतिहासिक गलती जनता बहुत फर्क ने होता है, सर। 28 साल में ही पुनः इंदिरा जी को सत्ता सौंप दिया। ठीक है, तो वो और दौर अलग था। जिस माननीय जेपी जी, जयप्रकाश जी की बात हो रही है यहाँ पर, जयप्रकाश जी एक व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन करके वो तो रहते तो लोगों को फांसी लगा इकट्ठा लेते, करवाए। प्रकाश जी फांसी अब लगा देखिए, लेते देख क्योंकि, के अब- कि कैसन अब- चेला बनाए थे, कैसन चेला निकल गया अवसरवादी। नवल जी, विडंबना यही है ना फांसी कि लगा लेते जयप्रकाश सर, जी। नवल जी कल सवाल यही तक है, नवल जी आप इसी PDP में- भाजपा को कोसते ठगते नहीं थे। सुनिए सुमित जी, जी, जी। सुनिए नहीं व्यक्तिगत नहीं करा, लेकिन आज उसमें है, ठीक है, तो वो- जबरदस्ती ही वो मार रहा है। ये दल बदल सुमित का जी, हम सर कह रहे जाना हैं। रहता है। देखिए एक बात सरकार है, कांग्रेस अपनी नीति और सिद्धांतों से कभी भटकी नहीं है। 1975 में भटक गई थी। इसका मतलब खतरा अभी भी है इमरजेंसी का। नहीं इमरजेंसी का खतरा तो है ही है, क्योंकि आप तो कांग्रेस की तरफ से भी है। आप तो अर्थशास्त्री भी हैं। कांग्रेस की जिस तरफ से भी तरीके खतरा का इकोनॉमिक्स का घेराव हो रहा है, अर्थव्यवस्था का और पूंजीपति व्यवस्थाओं की कौन सी स्थापित घेरा हो किया जा गया? रहा कौन सी घेरा हो गया? है, जरा उसमें बताइए ना। समान जनता और मध्यम मैं वर्ग आता हूं, के ब्रेक लेता हूं, मजबूरी है बहुत सर। बड़ा झेलेंगे इमरजेंसी की इस आशंका चीज क्यों है और बतिया रहे हैं। कैसे हालात नहीं, हैं, पूरा साथ ही दुनिया में मैं नरेंद्र मोदी जी समझने के की कोई कोशिश मुकाबला करूंगा। नहीं है। मैं आता हूं सर एक ब्रेक के बाद कि बिहार की सियासत पर इस बयान का असर क्या पड़ता है। पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी। पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी। इनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोफेसर साहब, मैं जल्दी से आऊंगा आपके पास और वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत छोटा जवाब। क्या इस बयान का असर आप देख पा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर? नीतीश कुमार जिस लिहाज से इस बयान को भुनाने की कोशिश आज दिन भर करते रहे, अलग अलग मौकों पर वो बार बार इस बयान का हवाला देते रहे कि भाई मार्गदर्शक का भरोसा नहीं है तो बिहार कैसे भरोसा करे, देश कैसे भरोसा करे, लेकिन क्या वाकई बिहार की जनता इस बयान को लेकर अपना मिजाज या अपना मूड बदलेगी? किससे पूछ रहे हैं? मैं प्रोफेसर साहब नवल देखिए, भारत की जनता आशंकित है और उसको ऐसा लगता है कि हम शायद एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और गुजरने वाले हैं जहां अधिनायकवाद और इमरजेंसी की स्थिति हो सकती है। लेकिन वह नीतीश जी को भी जानती है
मैंने 30 जनवरी 2008 को जेएनयू के फॉर्मल लेक्चर में कहा था कि बिहार में मंत्रिपरिषद का शासन नहीं है, जो कि भारतीय संविधान डी फैक्टो सेंस में, बल्कि यहाँ बिहार इज रूल्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज मैंडेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स रूल्ड बाय काउंसिल ऑफ सेक्रेटरीज लेड बाय ए सुपर सेक्रेटरी कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. तो आप भी नीतीश जी को अधिनायक बात सीधी तौर से मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल, मेरी राय में उनका मैं सम्मान करता हूं, नीतीश जी का आप जानते हैं, लेकिन इनका मॉडल इकोनॉमिक मॉडल और पॉलिटिकल मॉडल, सोशल मॉडल की बात मैं नहीं करता. एग्जैक्टली वही है जो नरेंद्र मोदी का है. तानाशाही, अधिनायकवाद, मंत्रियों को कोई, मुझे बोलने दीजिए दिलीप जी, आप बोलिएगा मेरे बात, आप काट दीजिएगा, आप काट दीजिएगा. आता हूं, नवल शर्मा जी के पास में जाऊंगा. आप काट दीजिएगा, अरे आपको मौका मिलेगा, काटिएगा. अरे ओह, बोलिएगा ना, हमको बोलने दीजिए ना, आप काट दीजिएगा, आप कहिएगा ये कोई यही डिक्टेटरशिप है कांग्रेस की, यही इमरजेंसी है. बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे. क्या बात करते हैं, बोलने नहीं देंगे और कहते हैं कि अधिनायकवाद कांग्रेस से आज भी खतरा है, आज भी खतरा है, आज भी खतरा है. मुझे बोलने दीजिए, आप मेरी बात काटेंगे, मैं सम्मान पूर्वक सुनूंगा. मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल मॉडल डिक्टेटरशिप नीतीश जी का. नहीं फिर मैं बोल रहा हूं, मैं उसमें एक सवाल ऐड करता हूं. कांग्रेस का डिक्टेटरशिप किस बात का इक्वली खतरनाक है, कांग्रेस का इक्वली खतरनाक है. अभी अडवाणी जी बोल रहे हैं कि क्या डिक्टेटरशिप है. पैनल में देख रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे. कांग्रेस में जब सत्ता में रहेंगे तब क्या बोलने देंगे ये मुझे. पहले एक सवाल ऐड करके मैं जाऊंगा. हैसियत जो भी हो, आप मुझे हमारे साथ खड़ा होते हैं. आप बोलने तो दिलीप जी एक सेकंड, आप मैं उसमें आज नहीं बोलने देते. नहीं सर, गलत बोलिए. नहीं सर, बाद में बोलिए. प्रोफेसर साहब एक सेकंड, सवाल ये है तो क्या फिर नीतीश जी का मॉडल और नरेंद्र मोदी दोनों तानाशाह कैसे होता है? दिलीप जी जवाब मैं लूंगा आपसे. और बोलने प्रोफेसर भी है. अरे जो भी है, आप मेरी बात काट. मैं उसमें ऐड करता हूं सर सवाल, क्या नीतीश जी का मॉडल आप मानते हैं और नरेंद्र मोदी जी का मॉडल एक ही है, तो फिर बिहार की जनता के सामने विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी चेहरा भाग्य की स्थिति है. उनको नया विकल्प ढूंढना चाहिए. यहाँ बैठे लोगों में भी नवल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, कोई विकल्प नहीं है. और ये सारे मॉडल देखिए सुमित जी है क्या, और नया मॉडल देखिए, जब 77 का आंदोलन हुआ था, 74 का नया मॉडल आया, नए लोग आए. सुमित जी चौधरी जी की बातों का मैं विनम्रता पूर्वक और पुरजोर तरीके से इसलिए खंडन करता हूं कि इनकी बातों में राजनीतिक पक्षपात की सीधे सीधे बू आ रही है, इसलिए मैं इसका किसी स्तर पर समर्थन नहीं करता हूं. दूसरी बात यह कि अगर नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल और नीतीश कुमार का विकास मॉडल एक होता तो कई सारे अमर्त्य सेन जैसे लोग स्वीकार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल में जितना जोर आर्थिक विकास पर है, औद्योगिक विकास पर है, उतना ही जोर मानव विकास पर है, और इसको कई सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री स्वीकार कर चुके हैं. तो हो सकता है कि चुनाव के मौसम में चौधरी जी की बौद्धिक पक्षधरता बीजेपी के पक्ष में झुक गई हो. मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं. मेरा मूल कंसर्न यह है कि आज अगर आडवाणी जी अधिनायकवाद की बात करते हैं तो सीधा मतलब है, देखिए सुमित जी, सीधी सी बात है कि देश में दो वर्ग जो होता है, सबसे पहला विद्रोह वही करता है, एक मजदूरों का, एक किसानों का. और जिस तरह भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से मोदी जी की सरकार किसानों को लूट रही है, और जिस तरह आप इस बयान को लेकर जनता के बीच जाएंगे, मजदूरों के अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, सीधी सी बात है. नवल शर्मा जी, वक्त कम है, आप इस बयान को लेकर जनता के बीच जाएंगे और आपकी उम्मीद है आपको कि चुनाव में इस बयान को लेकर आप जाते हैं तो एक फायदा मिलेगा, खासतौर पर आपके मुकाबले जब नरेंद्र मोदी हैं तो? सुमित जी, जनता को कैसा नेता चाहिए? जनता को बड़बोला नेता नहीं चाहिए. जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जब वोट मांगने की बारी आए तो 56 इंच का सीना खोल कर दिखाए. तो नहीं, जनता यह जानना चाहेगी कि किसके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है, किसके हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित है, यह देश की जनता जानना चाहेगी. और आडवाणी जी ने आज यह साफ कर दिया कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है. ठीक है दिलीप जी. देखिए सुमित जी, नीतीश जी पहले काम करते हैं फिर बोलते हैं.
फर्क है। लोग पहले बोलते हैं, काम कुछ नहीं आप करते। कांग्रेस पार्टी में है कि नीतीश जी के पार्टी में आप है? एक बात समझ आप लीजिए, दिलीप जी, आज के दिलीप जी, दिन दिलीप में जी। बिहार में किसी भी चेहरे का जरूरत राहुल नहीं गांधी है। जी के बारे में बोलिए ना यार। ये नीतीश कुमार जी के चेहरे से देखिए। चुनाव होगा। कांग्रेस, आरजेडी सारे लोग एकजुट हैं। लालू राहुल गांधी प्रसाद जी, कहाँ हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब रहेंगे एक साथ। सब रहेंगे। नवल किशोर जी जल्दी से सर, एक लाइन, मुझे भी मेरा नाम लिया गया है, इसमें जवाब देना। मैं आता हूं सर, मैं मुझे आता हूं। जवाब देने दीजिए। मैं, मेरा नाम आता लिया हूं गया सर। है, राइट ऑफ नेचुरल राइट। बोल दिया। देखिए, मैं चाहूंगा सर उस पर बोले दो ना भाई, बोले जी, दो। जी। मैंने इकोनॉमिक मॉडल की बात की थी नीतीश कुमार की, सोशल मॉडल की बात नहीं की थी। और हमारे अपनी अपनी राय हो सकती है। नंबर 1 केंद्र के मुझे बोलने इतने दीजिए। ऑब्जेक्शन मुझे के बोलने बाद दीजिए। क्लोजिंग करूंगा सर। बिहार में विकास तब तो हम भी बोलना करने सुनिए। पर क्लोजिंग करूंगा सर। अब देखिए, ये अग्रसर है। व्यक्तिगत अलग जाएगा। इसीलिए नवल कांग्रेस किशोर पार्टी जी, का नवल उनको किशोर जी, पूर्ण समर्थन है। नवल किशोर जी, तो क्या इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का मॉडल आप पेश करेंगे तो यही कहा जाएगा कि भाई अधिनायकवाद के प्रतीक हैं, इनको कैसे हम स्वीकार करें बिहार की ऐसा जनता? है सुमित जी कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया पर जहां लोकतंत्र है, एक साथ नहीं, वो आपकी झूठा पार्टी हुआ है, में ही, ये झूठा हुआ है। पार्टी में ही लोकतंत्र के देश- प्रहरी अब के इसका हवा निकल गया। गरीब का देश बेटा दुनिया अब छोड़ इसका हवा दीजिए। निकल गया है। को लाया है। आपकी पार्टी में ही और ये स्वीकार जो नहीं यहाँ उन्हें। गाल बजाने वाले आडवाणी जी को लोग नहीं हैं, पता चल रहा है कि गरीब का बेटा है। जो नीतीश जी विकास आडवाणी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो अधिनायकवाद को ये चीज- शुक्रिया, माफी चाहता हूं सर, शुक्रिया। यहीं बस बहस खत्म करेंगे। शुक्रिया सर। पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी?